हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं का परिचय। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। देखो, वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले हमें समझना होगा परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि इन्हीं दोनों के ग्रुप को ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। पहले समझते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं एक ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता हो जहां p और q कोई पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यानी कोई ऐसा नंबर जिसे p बाई क्यू का मतलब होता है फ्रैक्शन फॉर्म, जैसे कि 3/4 हो गया, 5/6 हो गया, 7/8 हो गया, 9/8 हो गया, इस तरीके का। इसका जो हर होता है ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे हम q से रिप्रेजेंट करते हैं। बोला ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उन्हें हम कहेंगे परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जस्ट इसका उल्टा होता है। एक ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ p और q कोई पूर्णांक होंगे, q नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो, उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये तो होगी इनकी डेफिनेशन, लेकिन पहचान कैसे करेंगे कि ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। तो पहचान करने के लिए परिमेय संख्याओं को दो ग्रुप में बांटा गया है। पहली है जिनका दशमलव प्रसार शांत हो, दूसरा जिनका दशमलव प्रसार अशांत हो। अब ये कैसे पता लगेगा जिनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। शांत का मतलब होता है कि जैसे कोई फ्रैक्शन दे रखा हमें, 10 में हमने 20 का डिवाइड दिया, आंसर आया 0.5। 2 में 5 का डिवाइड दिया 0.4, 5 में 125 का डिवाइड दिया 0.04, 3 में 50 का डिवाइड दिया 0.06। यानी इन सभी हमने भाग देने पर पॉइंट के बाद नंबर अगर जाके रुक जाता है, 2 डिजिट बाद, 4 डिजिट बाद, 5 डिजिट बाद, 10 डिजिट बाद, सवाल आगे नहीं जाता, बढ़ता नहीं है, तो उन्हें कहते हैं दशमलव प्रसार शांत होना। अब कब शांत होता है, कब नहीं होता है? जब उसका क्यू यानी कि जो इनका डिनोमिनेटर है, हर है, अगर उसके गुणनखंड करने पर या तो 2 आ जाए या 2 की पावर हो, या 5 आ जाए या 5 की कोई पावर हो, ठीक है, या दोनों का 2 और 5 दोनों हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 20 है, 20 के हमने गुणनखंड करे 2 गुणा 5, तो इसमें केवल 2 और 5 ही आ रहे हैं। ठीक है, 5 के हमने गुणनखंड करे 5 और 1, 125 के गुणनखंड करे 5 गुणा 5 गुणा 5, 50 के करे 2 गुणा 5 गुणा 5। तो यानी कि जिनके गुणनखंड या तो केवल 2 हो, या केवल 5 हो, या दोनों हो, तो उनके जो दशमलव प्रसार होंगे वो शांत होंगे। भाग देने पर डिवाइड एक जगह जाके रुक जाएगा। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं। फिर दूसरी कैटेगरी आती है जिनका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का हो, यानी कि दशमलव प्रसार अनवसानी आवृत्ति का हो। 10 में 3 का भाग दिया, 3.3333, सवाल कंटिन्यू बढ़ता चला जाता है, कभी ख़त्म ही नहीं होता। 4 में 11 का भाग दिया, 0.363636 चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। 1/6, 1 में भाग दिया 6 का, 0.16666 कंटिन्यू चलता ही रहेगा। 8 में 7 का दिया तो 1.428571, यहाँ तक आया, फिर नंबर रिपीट होना शुरू हो गया 142,857। यानी किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का भाग देने पर संख्याएं कंटिन्यू रिपीट होती रहें, ख़त्म ही ना हो, तो ऐसी संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होता है। इनका जो क्यू है नीचे वाला नंबर, यानी 3, 11, 6, 7, 11, इनके जो गुणनखंड हम करते हैं ये 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी ये ज़रूरी नहीं है कि 2 और 5 होगा, हम 2 और 5 के अलावा भी कोई दूसरे नंबर भी होंगे साथ में। जैसे कि मान लो 6 है, अगर हम 6 के गुणनखंड करें तो क्या आता है? 2 गुणा में 3, 2 तो आ रहा है ठीक है, लेकिन 3 आने की वजह से इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, मतलब कंटिन्यू रिपीट होता रहेगा डिवाइड। ठीक है, और जैसे कि नंबर इसके नीचे आ जाए, मान लो 9 आ जाता है इसके नीचे डिनोमिनेटर में, हर में, तो 3 गुणा 3, 2 और 5 तो नहीं आ रहे, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। तो दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत हो, इन दोनों ही ग्रुप को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात और, जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं
वो भी इसी कैटेगरी में आएंगी। जैसे कि 4 का अगर हम वर्गमूल करें 2 आता है, 9 का वर्गमूल करें 3। तो जितने भी वर्गमूल करने के बाद की संख्या आती हैं सारी की सारी कौन होती है, परिमेय संख्याएं ही कहलाती हैं। तो ध्यान देना, जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं वो सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, और अगर कोई परिमेय संख्या है तो उन्हें हम वास्तविक संख्या भी कहेंगे। फिर अगली आती है हमारी अपरिमेय संख्याएं, जिसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इनकी पहचान, जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति का हो या अनवसाने अनावृत्ति का हो, दोनों का मतलब एक ही है। यानी कि जैसे कि √2 है, 2 का अगर वर्गमूल निकाले तो 1.4142 कंटिन्यू ऐसे करते रहोगे चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आप चाहे कैलकुलेटर में भी करके देखेंगे तो डिजिट जो डिस्प्ले होती है वो छोटी पड़ जाती है, लेकिन आंसर कभी कंप्लीट नहीं आ पाता। इसी तरीके से √3 1.7320 कंटिन्यू सवाल चलता रहता है, और सारे पीछे के नंबर जो आते हैं ना वो एक पैटर्न से नहीं आते हैं, सेम नंबर नहीं आते। जैसे में सेम आ रहे थे ना, पॉइंट के बाद 3 या फिर पॉइंट के बाद 3 6 सेम नंबर रिपीट होते रहते हैं। इनमें सेम नंबर रिपीट नहीं होते हैं। √5 हो गया, √7 हो गया, पाई हो गया, ये सारी की सारी कौन होती है, अपरिमेय संख्याएं। अब इनको पता कैसे लगाएंगे कि ये परिमेय है, ये परिमेय और ये अपरिमेय। देखो, जो पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं वो तो सारी इसी में आएंगी परिमेय में, लेकिन जो पूर्ण वर्ग नहीं होती यानी इनको छोड़ दिया जाए, अब 4 का √2 होता है तो 4 को छोड़ दो, 4 के अलावा और नंबर बचते हैं, 2 का वर्गमूल हो गया, 3 का हो गया, 5 का हो गया, 7 का हो गया। तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि इनका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावृत्ति का। अशांत का मतलब कंटिन्यू चलता रहेगा, और अनावृत्ति का मतलब नंबर जो आएंगे पीछे के वो सेम रिपीट नहीं करेंगे, उन्हें कहेंगे हम अपरिमेय संख्याएं। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। परिमेय और अपरिमेय दोनों का ही ग्रुप क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, आप इसको ये भी कह सकते हैं वे सभी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, बना सकते हो संख्या रेखा पर, उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या का जो सिंबल होता है वो होता है आर। अच्छा, चलो सारी संख्याएं वास्तविक संख्या तो होंगी, कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती, जो अंडर रूट में अगर नेगेटिव का कोई नंबर आ जाए, ऐसी संख्याएं कभी भी वास्तविक संख्या नहीं होंगी। और कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, उसके बटे में अगर 0 आ जाए तो ऐसी संख्या को भी हम वास्तविक संख्याएं नहीं कहेंगे। ये दोनों ही कैटेगरी ऐसी हैं जो वास्तविक संख्या में इंक्लूड नहीं होती। बाकी आप कितनी बड़ी भी कोई भी डिजिट समझ लो, वो सारे की वास्तविक संख्या के अंडर में ही आएंगी। तो आपको वास्तविक संख्या एकदम क्लियर हो चुकी होंगी। वास्तविक संख्याओं के अलावा भी कई सारी संख्या होती है, एक बार उनको भी वापस हम रीड कर लेते हैं। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, वास्तविक संख्याएं जिनको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इनको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं लगभग सारी होती हैं, माइनस की, प्लस की, ठीक है, फ्रैक्शन की, 0, 0.5, 2.5, √4 का 2 होता है, 9 का, √9 का 3, 16 का 4, ये सारी परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्याएं भी इन्हीं में आती हैं, लेकिन जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं, जैसे कि √2, √3, पाई, ये सारी अपरिमेय होती हैं। इनके अलावा जो पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट नहीं करती और कंटिन्यू चलती रहती हैं, उन्हें भी हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याओं को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, पहला है पूर्णांक, दूसरा है भिन्न। पूर्णांक को z से रिप्रेजेंट करते हैं, भिन्न जो बटे में संख्याएं होती हैं, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो। ठीक है, अब पूर्णांक जो होती है वो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच के जितने भी सारे नंबर होते हैं, प्लस के हो माइनस हो इंक्लूडिंग 0, सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक, जिनको z से रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इनको इंटीजर। पूर्णांक को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, पहला है ऋण पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर, और पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर, जिनको w से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो, 0 के जो राइट साइड में है, 0 इंक्लूडिंग, 0 के राइट साइड में जितने भी नंबर हैं सारे क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। w से रिप्रेजेंट करेंगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। वहीं पर
ज़ीरो के लेफ्ट में जो संख्याएं होंगी -1, -2, -3 से लेके -इन्फिनिटी तक, वो सारे क्या कहलाएंगे, ऋण पूर्णांक कहलाएंगे। z के ऊपर एक माइनस का निशान लगा देंगे, इस तरीके से उनको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर पूर्ण संख्याओं को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, पहला शून्य, दूसरा प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं इनके द्वारा, यानी कि अगर इनमें से ज़ीरो को अलग कर दिया जाए, बाकी जितनी बची जो संख्याएं एक से लेके इन्फिनिटी तक, वो सारी कौन होती हैं, प्राकृत संख्याएं, जिनको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर प्राकृत संख्याओं को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, पहला सम संख्याएं, दूसरी विषम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से विभाज्य होती हैं, जिनमें दो का भाग चला जाता है। विषम संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो दो से भाज्य नहीं होती, जिनमें दो का भाग नहीं जाता। उदाहरण के तौर पे 2, 4, 6, 8, 10 से लेके इन्फिनिटी तक वो नंबर जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाए वो सम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं जिनमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे लेके इन्फिनिटी तक चलते नंबर रहेंगे। अब सम संख्याओं को फिर दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, पहला अभाज्य संख्याएं, जिसके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, यानी ऐसी संख्याएं जिनमें केवल या तो उनका खुद का डिवाइड जाता है या एक का जाता है, तो उनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो सकते हों, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे कि 4, 6, 8, 10, 12। 4 को ले लेते हैं, 4 में दो का भाग चला जाता है, 4 का भी चला जाता है, एक का भी चला जाता है, तो कुल मिला के कितने डिजिट हुए, 3। 3 का मतलब हुआ दो से तो अधिक हुए ना, तो ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, जिनमें केवल दो ही डिजिट का डिवाइड जाता है, यानी दो ही गुणनखंड होते हों, जैसे कि 2। दो इकलौता ऐसा एक सम संख्या है जो सम संख्या में भी आता है और अभाज्य संख्या में भी आता है। अब देखो, 2 में दो का भाग देंगे चला जाएगा, 2 में एक का भाग देंगे चला जाएगा। इनके अलावा कोई तीसरा नंबर है ही नहीं जिसका 2 में भाग चला जाए। फिर हमारी ये विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, इसको फिर 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है। पहली ऐसी है, न तो अभाज्य है और न वो भाज्य है, यानी इकलौता एक नंबर ऐसा है, एक, जो ना तो भाज्य की कैटेगरी में गिना जाता न अभाज्य की कैटेगरी में। फिर 3, 5, 7, 11, 13 से लेके इन्फिनिटी तक ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, जिनमें केवल या तो खुद का भाग जाएगा या केवल एक का भाग जाएगा। फिर आती है भाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिनमें दो से अधिक संख्याओं का भाग चला जाएगा, जैसे कि 9। 9 में 9 का चला जाएगा, 9 में एक का चला जाएगा, इसके अलावा 3 का भी चला जाएगा, तो जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो वो कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। तो उम्मीद करता हूँ संख्याओं के बारे में आपको पूरे डिटेल में समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। अब हम बात कर लेते हैं एक बार दोबारा से प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर को कहते हैं भाज्य संख्याएं। देखो, इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं रिपीट एक बार और कर देता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमें भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ही याद करने हैं। तो देखो, एक तरफ मैंने लिखे हैं सारी की सारी अभाज्य संख्याएं, दूसरी तरफ लिखे भाज्य संख्याएं। अभाज्य वो जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो सकते हैं, और भाज्य वो जिनके दो से ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम 100-200 तक तो आपको अभाज्य संख्या लर्न होनी चाहिए, क्योंकि इनको निकालने का कोई तरीका नहीं है। बस सीधा सा लॉजिक ये है कि ये जो नंबर जितने भी दे रखे हैं, ये किसी के भी टेबल में नहीं आते, केवल और केवल खुद के टेबल में ही आते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लेना। मैंने 353 तक अभाज्य संख्या नोट कर रखी हैं। कम से कम आपको 100-150 तक तो लर्न होनी ही चाहिए, ताकि ये जब हम क्वेश्चन करें, जैसे कि 97 के गुणनखंड करने के लिए आ जाएगा, अगर हमें पता होगा कि ये अभाज्य संख्या है, किसी और का भाग जा ही नहीं सकता, तो हम सीधा 97 में 97 का ही डिवाइड करेंगे। वहीं पर जैसे 39 आ गए, 55, 62, ये भाज्य संख्याएँ होती हैं। इनको छोड़कर बाकी जितनी संख्याएँ बचती हैं वो सारी की सारी भाज्य होती हैं, इनके गुणनखंड किए जा सकते हैं। तो आपको इनके बारे में पता होगा, तो जस्ट इनको छोड़ने के बाद जितनी गिनती बचती हैं वो सारी की सारी भाज्य संख्याएं ही होती हैं। क्लियर? तो भाज्य और अभाज्य आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय में क्या बताया गया है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा वह गुणनखंड अद्वितीय होता है।
यानी कि जितनी मैंने आपको बताई यहाँ पे भाज्य संख्याएं, इनके अगर हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है, तो वो अभाज्य संख्याओं के अंदर निकल के आते हैं। और जो भी आंसर आएगा वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी उसके जैसा कोई दूसरा सॉल्यूशन होगा ही नहीं, अद्वितीय होता है। इस पर कोई ध्यान दिए बिना कि अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले छोटा ही आएगा फिर बड़ा आएगा फिर उससे बड़ा आएगा, वो किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने यहाँ पे कुछ गुणनखंड किए हैं। 512 एक भाज्य संख्या है, पीछे 2 आ रहा है, 2 का भाग दिया 256, 6 आ रहा है, 2 का भाग दिया 128, 8 आ रहा है, 2 का भाग दिया 64। यानी जिन संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6, 8, 10 नंबर आएंगे 2 का भाग जाता रहेगा। 4 आ रहा है फिर 2 का भाग दिया 32, 2 आ रहा है फिर 2 का भाग दिया 16, 6 आ रहा है 2 का भाग दिया 8, 8 आ रहा है 2 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 2, 2 का भाग दिया 1। यानी 512 के जब हमने गुणनखंड किए तो केवल 2 ही आया। कितनी बार आया? 9 बार। तो यहाँ 512 बराबर में लिख दिया 2 की पावर 9। 735 है, पीछे 5 आ रहा मतलब 2 का भाग तो नहीं जाएगा। 3 का भाग देने का जो तरीका है पता लगाने का वो यह है कि तीनों डिजिट को ऐड कर दो। 7 3 10, 10 और 3 15, 15 3 की टेबल में आता है, 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग दिया 245, फिर दोबारा से ऐड करके चेक किया, 5 4 9, 9 और 2 11, 11 तो 3 की टेबल में आता ही नहीं है, 3 का नहीं जाएगा। पीछे आ रहा है 5, तो मतलब 5 का भाग चला जाएगा। जिन संख्याओं के एंड में 0 और 5 आते हैं उनमें 5 का भाग चला जाता है। 5 का भाग दिया 49, फिर 49 में 7 का ही डिवाइड जाएगा, 7, 7 है भाज्य संख्या, 7 में तो 7 का जाएगा। इसी तरीके से 1001 में 7 का भाग जा रहा था, 7 का दिया। आपको ट्राई करना है 2 से, 2 का नहीं जाए 3 से, 3 का नहीं जाए 5 से, 5 का नहीं जाए 7, 11, 13, यानी केवल और केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। 7 का दिया 143 आया, इसमें 11 का जा रहा, 11 का दिया 13 आया, 13 का भाग दिया 1 आया। तो देखो 3 5 7 अभाज्य संख्या है, 7 11 13 ये भी अभाज्य संख्या है, 2 11 13 ये सारी की सारी कौन है? अभाज्य संख्याएं हैं। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में बताया गया है कि जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं इनके अगर हम गुणनखंड करते हैं तो वो अभाज्य संख्याओं के रूप में निकल के आते हैं। और ये जो सॉल्यूशन आया है ये किसी भी ऑर्डर में आ जाए, 13 आगे हो जाए, 2 पीछे हो जाए, 11 पीछे हो जाए, किसी भी ऑर्डर में आ जाए, लेकिन ये जो गुणनखंड निकल के आए हैं केवल और केवल यही आएंगे, इनके अलावा कोई नया नंबर नहीं आ सकता। ये अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में बताया गया है। अब आगे इन्हीं गुणनखंडों को हमने दो हिस्सों में बांट देंगे, एलसीएम और एचसीएफ की फॉर्म में। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। पहला एचसीएफ जिसको वो कहते हैं महत्तम समापर्त्यक, ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समापर्त्यक। और फिर आता है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हिंदी में कहेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा लघुत्तम समापर्त्यक ज्ञात करना। तो महत्तम समापर्त्यक में जो भी संख्याएं दी गई होंगी प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात का गुणनफल है कौन? एचसीएफ यानी कि महत्तम समापर्त्यक। कहने का मतलब जैसे 240 और 360 इसके हम दोनों ने गुणनखंड करे, 2 आया 1 2 3 4 4 बार, 3 आया 1 बार, 5 आया 1 बार। 360 के गुणनखंड किए, 2 आया 3 बार 2 की पावर 3, 3 आया 2 बार 3 की पावर 2, 5 आया 1 बार। तो अगर हम इसका महत्तम समापर्त्यक निकालना है तो क्या कहा गया क्वेश्चन में? उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात, वो नंबर जो दोनों में सेम है, उभयनिष्ठ है, दोनों में 2 2 है, 2 लेना है। सबसे छोटी घात, इसकी घात 4 है, इसकी घात 3 है, दोनों में छोटी कौन है? 3, 3 लिखा। 3 और 3 दोनों में सेम है, 3 लिखा। दोनों की घात, इसकी कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, 3 2 और 1 में छोटा कौन है? 1, तो 3 की घात 1। 5 की घात 1 है, 5 की घात 1 है, दोनों सेम ही है तो 5 की घात 1 ले लेंगे। अगर यहाँ 5 की घात 4 होती, यहाँ 3 होती, तो हम दोनों में जो छोटी होती वो लेंगे, क्योंकि यही एचसीएफ में बताया गया है। 2 को 2 से 3 बार गुणा करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 का 3, 5 का 5,
8 3 24, 24 गुणा में 5 120। इसका कौन आ गया HCF। एलसीएम में क्या करना है, लघुत्तम समापवर्तक दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात का गुणनफल होता है। यानी कि सेम यही क्वेश्चन है, 240 और 360 गुणनखंड करने पे ये नई संख्याएं आ रही हैं। दोनों में कॉमन कौन है, 2, 2 लिखा। इसकी हाईएस्ट पावर 4 और 3 में से बड़ा कौन है, 4, तो पावर 4 लेंगे। इसमें हाईएस्ट लेनी, इसमें लोएस्ट लेनी है। इसमें कॉमन होना ज़रूरी है, दोनों संख्या कॉमन होंगी उसकी लोएस्ट पावर लेनी है। इसमें कॉमन है तो उसकी हाईएस्ट लेनी है, कॉमन नहीं है तो उसको पूरा ही ले लेना है। जैसे दोनों में कॉमन कितना है, 2, 2 को लिखा। हाईएस्ट कितनी है, 4, 4 लिया। दोनों में कॉमन कौन है, 3, हाईएस्ट कितनी है, 2। 5 की पावर 1, 1 तो 1 ही ले लिया। 2 को 2 से 4 बार गुणा करेंगे 16, 3 को 3 से 2 बार गुणा करेंगे 9, 5 का 5, 16 गुणा 9 144 गुणा 5, दोनों गुणा कर दिए 720 आ गया। HCF आया 120, LCM आया 720। तो ये थे हमारे LCM और HCF। अब इनके ऊपर कुछ रूल भी है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक HCF और लघुत्तम समापवर्तक LCM के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है। जैसे हमने एलसीएम निकाला और HCF निकाला, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहला रिलेशन, महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF हमेशा लघुत्तम समापवर्तक LCM का एक गुणनखंड होता है। गुणनखंड होने का मतलब है कि जो हमने HCF निकाला ना, इसका अगर ये LCM में भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। HCF जो है वो LCM का ही एक पार्ट होगा। गुणनखंड का मतलब ये है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि मैंने 240 360 का LCM निकाला था, 720 आया। HCF निकाला 120 आया। तो 720 में अगर 120 का भाग दिया, चला गया। भाग पूरा पूरा चला जाए तो इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। इसके अलावा दो एग्जाम्पल और लिए हमने, जैसे कि 140 और 120, पहले इनके गुणनखंड किए। 140 में 2 का भाग जा रहा था, कर दिया 70, फिर 2 का भाग जा रहा था 35, फिर 5 का जा रहा था 7, फिर 7 में 7 का दिया 1, यानी 2 की पावर 2, 5 का 5, 7 का 7 लिखा। 120 के गुणनखंड करे, 2 का भाग दिया 60, 2 का भाग दिया 30, 2 का भाग दिया 15, फिर 3 का जा रहा 3 5 15, 5 एकम 5, 2 आया 3 बार, 3 आया 1 बार, 5 का 5। फिर अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में देखना जो कॉमन नंबर है उसकी हाईएस्ट पावर, दोनों में कॉमन 2 है, 2 लिखा। हाईएस्ट पावर 3, दोनों में 5 है, 5 लिखा। अब पावर दोनों की सेम ही है तो एक ही ले ली। 7 है, दोनों में कॉमन नहीं है तो भी लेना है, 3 है, 3 ले लिया। गुणा किया 840 आया। HCF के लिए कंडीशन यही है, जो कॉमन होना चाहिए उसकी लोएस्ट पावर, दोनों में कॉमन 2 है, उसकी लोएस्ट पावर 2 है, 2 लिख ली। दोनों में 5 है, 5 की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 मानी जाएगी। अब दोनों में 1 1 है तो 1 ले ली। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 5 से गुणा किया 20। अब जो 20 है वो 840 का एक गुणनखंड होगा। कैसे पता लगाएं, 840 में 20 का भाग दो, चला गया तो इसका मतलब ये इसका गुणनखंड है। तो यानी कि एलसीएम और एचसीएफ में सबसे पहला रिलेशन तो यही होता है कि जो HCF होगा वो एलसीएम का एक गुणनखंड होगा, उसका ही एक पार्ट होगा। क्लियर। दूसरा रिलेशन होता है, अगर हम कोई संख्या A और B, दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका हम LCM और HCF निकालते हैं, तो HCF इंटू LCM, इन दोनों संख्याओं का LCM HCF को गुणा करेंगे तो उन्हीं दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर आएगा। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हमारा वही सवाल जो स्टार्टिंग में लिया था हमने, 240 और 360, इसका LCM आया था 720, HCF आया था 120, यानी इन दोनों का जो गुणा है ना, इन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। चेक करते हैं, LCM इंटू HCF बराबर होगा A गुणा B के। LCM 720, HCF 120, A 240, B 360, दोनों को गुणा किया 86,400, दोनों को गुणा किया 86,400, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि वही जो हमने पीछे भी किया था, 140 और 120 का हमने दो संख्या ले ली, एलसीएम निकाला था 840 आया, एचसीएफ निकाला 20 आया। इन दोनों का जो गुणा होगा वो इन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। दोनों को गुणा किया 16,800, दोनों को गुणा किया 16,800। ठीक है, तो यानी कि
एलसीएम और एचसीएफ में सेकंड रिलेशन क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मल्टीप्लाई उन दोनों संख्याओं के गुणा के समान होगा। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें परिमेय और अपरिमेय के बीच में भी काफ़ी कुछ पढ़ना है चैप्टर के अंदर। तो हमें पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं दोनों का अगर हम जोड़ कर दें या उनको माइनस कर दें तो जो भी आंसर आएगा वो भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। उदाहरण के तौर पे जैसे कि √3 मैंने आपको बताया, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वो सारी अपरिमेय संख्या होंगी। 2 एक परिमेय संख्या है, इनको छोड़कर बाकी जितनी गिनती बचती है सारी कौन होती है, परिमेय संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्याएं, और बाकी जितनी भी गिनती है वो सब परिमेय संख्या है। इन दोनों को हमने जोड़ा। अब अंडर रूट वाले के साथ ही प्लस माइनस होता है, लेकिन कब, जब अंडर रूट का नंबर सेम हो। बिना अंडर रूट वाले के साथ प्लस माइनस होता है, लेकिन एक संख्या अंडर रूट में हो, एक बिना अंडर रूट में हो, तो उनको ऐड नहीं करते, बस उन दोनों को साथ में मिला के लिख देते हैं। तो इस जोड़ को भी हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या ही कहेंगे। वहीं पर बात कर ली जाए अंतर की, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को अंतर यानी कि माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा, ये भी बिना अंडर रूट में या अंडर रूट में, माइनस करने पे जो रिजल्ट होगा, वैसे तो साथ में लिख देंगे, रिजल्ट तो यही माना जाएगा, तो जो रिजल्ट होगा वो भी अपरिमेय संख्या ही होगी। क्लियर, परिमेय और अपरिमेय दोनों को जोड़ने या घटाने पर जो रिजल्ट आएगा वो अपरिमेय संख्या ही आएगा। अगला, गैर शून्य परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या का गुणनफल व भागफल एक अपरिमेय संख्या ही होती है। वहाँ पर बोला था प्लस माइनस, यहाँ बोला मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी अपरिमेय संख्या ही होगी। 3 परिमेय है, √2 अपरिमेय है, दोनों को गुणा करेंगे, वैसे गुणा तो हो नहीं सकता, बस दोनों को साथ में लगा के लिख देंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, पूरी संख्या को ही अपरिमेय संख्या कहेंगे। वहीं पर परिमेय यानी 2 संख्या, 2 √3 एक अपरिमेय संख्या, परिमेय में अपरिमेय का भाग देंगे तो आंसर भी अपरिमेय संख्या ही निकल के आएगी। वहीं पर √3 एक अपरिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या है, भाग देने पर क्या आंसर निकल के आएगा, अपरिमेय संख्या ही निकल कर आएगी। चलो, ये टॉपिक तो हो गया हमारा परिमेय और अपरिमेय का। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चनों में एलसीएम कब निकालते हैं और एचसीएफ कब निकालते हैं। देखो, अब हमारे सामने कई बार क्वेश्चन तो आ जाते हैं, बट हमें पता ही नहीं लगता कब एलसीएम निकालना है, कब एचसीएफ निकालना है। तो उसको याद रखने का जो तरीका है वो कैसे है, इसके लिए हम रूल नंबर 1 को फॉलो करेंगे। एलसीएम जब ज्ञात किए जाने वाला जो आंसर हमारा वो दिए गए आंकड़ों से बड़ा हो तब हम निकालेंगे एलसीएम। यानी जो भी हमें क्वेश्चन में नंबर दिए जाते हैं, डिजिट दिए जाते हैं, और हमें जो आंसर निकालना है वो आंसर अगर दिए गए नंबर से बड़ा हो तो निकालेंगे एलसीएम। एचसीएफ कब निकालेंगे, जब ज्ञात किए जाने वाला जो आंसर होगा वो दिए गए नंबरों से छोटा होगा, तब हम निकालेंगे एचसीएफ। ये दोनों बातें आपको क्लियर होंगी कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, 2 टैंकर में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा माप देगा। देखो, जो टैंकर हमारा वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, इसमें 850 लीटर तेल है, दूसरा टैंकर है 680 लीटर का। अब हमें पता लगाना जो हमारा आंसर निकलने वाला है, आंसर वो इन दोनों नंबरों से छोटा है या बड़ा। अगर जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो इन दोनों नंबरों से छोटा हुआ तो मतलब हमें एचसीएफ निकालना है, इन दोनों नंबरों से बड़ा हुआ तो हमें एलसीएम निकालना है। अब पता कैसे लगाएं आंसर बड़ा है या छोटा, आपको क्वेश्चन को डिटेल में समझना होगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है उस बर्तन की अधिकतम धारिता क्या होगी, यानी उसका मेजरमेंट कितना होगा कि दोनों टैंकरों को पूरा माप दे। नापना है हमें दोनों टैंकरों को। देखो, बेसिकली हम जब दूध वाले के पास दूध लेने जाते हैं तो उसके पास कई तरीके के बर्तन होते हैं, 2 लीटर का, 5 लीटर का, 3 लीटर, 1 लीटर का, इस तरीके से वो बर्तन होते हैं, जिससे वो नाप कर जो भी लेना आता है उनको दे देता है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके का कोई बर्तन चाहिए। अब जो बर्तन होगा इतने बड़े टैंकरों को नापेगा, तेल उनको नापेगा। अब चाहे वो 10 बारी में इसको खाली करे, चाहे 20 बारी में, चाहे 50 बारी में, इन दोनों को पूरा नाप के खाली करना है। बर्तन इस तरीके को डिज़ाइन किया हुआ होना चाहिए कि इसमें पूरा भर के
खाली कर दे, चाहे 20 बारी में खाली करें। ऐसा ना हो कि इसमें आखिरी में आगे थोड़ा सा तेल पतीले में बच जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी बर्तन होगा हमारा इन दोनों को नापने के लिए, चाहे इसको हम 30 बारी में नापें 40 बारी में, वो डेफिनेटली इन दोनों से छोटा ही होगा। क्योंकि दूध वाला बेचने के लिए उसका पास कंटेनर तो बड़ा होता है, लेकिन नापने का जो बर्तन होता है वो इनसे छोटा होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो इन दोनों नंबरों से छोटा होगा। छोटा तो हमें क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। HCF निकालने के लिए 850 और 680 इन दोनों को मैंने गुणनखंड किए। 2 का भाग जा रहा था 425, फिर 5 का गया, फिर 5 का, फिर 17 का। तो 850 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 5, 2 बार है 5 की पावर 2, 17 आया। 680 में 2 का भाग दिया 340, फिर 2 का जा रहा 170, 0 आ रहा, फिर 2 का भाग दिया 85, फिर 5 का भाग जा रहा 17, 17 में 17 का भाग देंगे 1। ध्यान रहे कि इनमें केवल और केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग जाएगा, भाज्य संख्याओं का भाग हमें देना ही नहीं है। देने के बाद 2 3 बार आया, 5 1 बार आया, 17 1 बार आया। अब HCF निकालने के लिए, ठीक है, 850 और 680, कंडीशन ये है कि दोनों में जो कॉमन हो, 2 की पावर 1 2 3, 2 आया कॉमन, हाई लोएस्ट पावर लेते हैं 1 है, 1 ले लिया। 5 दोनों में सेम है, 5 की पावर 2 5 की पावर 1, लोएस्ट कितनी है 1, 1 ले ली। 17 की पावर 1 17 की पावर 1 दोनों में कॉमन है, 17 ले ली। गुणा किया 170, यानी हमारा जो बर्तन होगा ना वो 170 लीटर का होगा। अब 170 लीटर का है तो इसको कुल मिला के 5 बारी में खाली कर दिया जाएगा, यानी 5 बार भरेगा और खाली। 680 लीटर वाले टैंकर को 0 से 0 गया, 17 चौके 68, इसको 4 बारी में पूरा खाली कर दिया जाएगा, यानी 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बारी में ये बर्तन खाली और ये 5 बारी में खाली। यानी इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि कब HCF निकालना है और कब LCM निकालना है। चलो और एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए हम 4 एग्जांपल का यूज़ करेंगे ताकि आपको LCM और HCF में बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाए कि कब LCM निकालना है कब HCF निकालना है। तो अगला देखो, प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाई क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वे उसे पूरा पूरा कदमों में तय करें। कहने का मतलब ये एक ट्रैक बना रखा है, यहाँ पर 3 लोग हैं, 1 2 और 3, तीनों चलना शुरू करते हैं। इनके कदमों की जो लेंथ है, पहले वाले की 80 है, दूसरे वाले की 85 है, तीसरे वाले की 90 है। यानी अब ये लोग चलना शुरू करते हैं। प्रत्येक द्वारा न्यूनतम कितनी दूरी तो चले। अब ट्रैक पे कुछ दूरी तो चलेंगे, ये मान लो चाहे यहाँ तक चले चाहे यहाँ तक चले, कुछ ना कुछ दूरी चलेंगे। जो भी दूरी होगी वो डेफिनेटली इन तीनों नंबरों से तो बड़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि मान लो ये यहाँ तक भी चलते हैं, क्योंकि सबके कदम बराबर ही होने चाहिए, इतनी दूरी तो वो हो ही हो। अब चाहे ये 5 कदम चले, चाहे 7 कदम चले, चाहे 4 कदम चले, इनके कदम चलने पर सबका एक सेम डिस्टेंस ही कवर होना चाहिए। ये नहीं है कि एक का कम डिस्टेंस कवर हो दूसरे का ज़्यादा हो, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, प्रत्येक हर एक की दूरी होनी चाहिए, वो कितनी दूरी चले। अब वो जो दूरी होगी वो डेफिनेटली इन तीनों नंबरों से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हमारा आंसर इन तीनों नंबरों से ज़्यादा है तो हम क्या निकालेंगे, LCM, जैसे कि मैंने रूल में बताया था आपको। तो कदमों की लंबाई हमें दे रखी है, हमें निकालना प्रत्येक द्वारा तय न्यूनतम दूरी कि वह पूरे पूरे कदमों में तय करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब 80 सेंटीमीटर 80 है, गुणनखंड करें, इसमें 2 का भाग दिया 40 आया, 2 का भाग दिया 20, 2 का भाग दिया 10, 2 का भाग दिया 5, 5 में केवल 5 का ही भाग जाता है। इसी तरीके 85 में भाग दिया 5 का, 17 है, 17 में 17 का भाग दिया 1, 90 में 2 का भाग दिया 45, 3 का दिया 15, 3 का दिया 5, फिर 1 आ गया। यानी 80 में 2 की पावर 4, 5 का 5, 85 आया 5 गुणा 17, 90 आया 2, 3 की पावर 2, 5 का 5 आ गया। ठीक है, हमें क्या निकालना था, LCM। क्यों निकालना था, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि तीनों जने एक कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर करेंगे, और जो डिस्टेंस होगा वो इन तीनों नंबरों से डेफिनेटली ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो LCM निकालना है। LCM निकालने का तरीका,
तीनों नंबरों में पहले कॉमन नंबर को देखा जाएगा। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो 2 की हाईएस्ट पावर ली जाएगी। 4 है, 1 है, तो हाईएस्ट 4 ले ली। 5 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तो तीनों की हाईएस्ट पावर 1 ही है, 1 ले ली। 17 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 17 भी लेंगे। 3 की पावर 2, दोनों में नहीं है, तो वो भी लेंगे। 2 को 2 से 4 बार गुणा किया 16, 5, 3 को 3 से किया 9, 17 का 17, सभी को गुणा करने पे आ जाएगा 12,240 सेंटीमीटर। यानी जो दूरी होगी तीनों के द्वारा तय की गई 12,240 सेंटीमीटर होगी। ये इतनी दूरी होगी कि तीनों बंदे, पहला चलेगा चाहे इसके कदम ज़्यादा हों या कम हों, लेकिन इतनी दूरी चलेंगे तो इस सेम डिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे। अब मान लो 12,240 है, 80 का इसमें डिवाइड देते हैं, डिवाइड दिया, 8 एकम 8, 4 बज गया, 8 5 40, 2 8 3 24। पहले वाले बंदे को 153 कदम चलाने पड़ेंगे, वो यहाँ पहुँच जाएगा। इसी तरीके से 85 का इसमें डिवाइड देंगे, उसके कदम पता लगेंगे। इसी नंबर में 90 का डिवाइड देंगे, 12,240 में 90 का देंगे, तो इनके सबके अलग अलग कदम निकल के आ जाएंगे। तो यानी कि इतने कदम चलकर वो एक सेम डिस्टेंस पर पहुंच जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ से हमें पता लगा कि एलसीएम कैसे फाइंड करना है। अब हमारा अगला उदाहरण है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? देखो वर्ताकार है ये वाला, यहाँ चलना शुरू करता है रवि और इसी पॉइंट पे चलना शुरू करती है सोनिया। रवि लेता 12 मिनट, सोनिया लेती है 18 मिनट। अब दौड़ना शुरू कर दिया। अब ये कम समय ले रहा है, तो इससे पता लग रहा है इसकी स्पीड ज़्यादा है। ये ज़्यादा समय ले, इसका मतलब इसकी स्पीड कम है। अब ये चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मान लो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं चक्कर लगाने के लिए। दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही जगह स्टार्ट करते हैं, तो वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने टाइम बाद वे वापस उसी जगह पर मिलेंगे? ठीक है, अब देखो चक्कर लगाना शुरू किया, मिनिमम से मिनिमम 1 से 2 चक्कर तो वो लगाएंगे, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगी, 2 लगाए, 3 लगाए, जितने भी लगाए। एक चक्कर लगाने 12 मिनट, इसको 18 मिनट लग रहे हैं। कम से कम मान लो 2 चक्कर भी लगाए, 2 चक्कर में इसको कितने लगे 24, इसको कितने लगे 36 मिनट। अब जो टाइम लगा 2 चक्कर लगाने में, या 3 भी हो सकते हैं, वो मुझे नहीं पता अभी फ़िलहाल, 4 भी हो सकते हैं, जो भी टाइम लगेगा वो इन दोनों नंबर से छोटा होगा या बड़ा होगा? डेफिनेटली इन दोनों से तो ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। कम होता तो एचसीएफ। देखो ज़रा, सोनिया ने मैदान के चक्कर लगाने में समय लेती 18 मिनट, रवि लेता 12 मिनट, तो इस केस में हम क्या निकालेंगे? एलसीएम, ताकि दोनों का वो एक फ़िक्स टाइम मिल जाए जहाँ पर दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो 18 के गुणनखंड किए 2, 2 गुणा 3 की पावर 2, 12 के गुणनखंड किए 2 की पावर 2, 3। एलसीएम निकालने के लिए जो 2 नंबर दोनों में कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, इसकी 1 है, इसकी 2 है तो हाईएस्ट 2, इसकी 2 है, इसकी 1 है तो हाईएस्ट 2, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 चौक 36, यानी दोनों को 36 मिनट लगेंगे। और रवि 36 मिनट में 3 चक्कर लगा चुका होगा और सोनिया 36 मिनट में केवल 2 ही चक्कर लगाएगी, लेकिन 36 मिनट बाद दोनों यहीं मिलेंगे एक ही जगह पे। ये 1 2 3 लगा के यहाँ आ चुका होगा 36 मिनट में, ये 1 और 2 ही चक्कर लगा चुकी होगी 36 मिनट के अंदर, तो दोनों एक ही जगह पर मिलेंगे। ठीक है, अगला हमारा आखिरी उदाहरण है, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर 12 मीटर और 20 मीटर है। यानी कुछ इस तरीके से हमारा कमरा, ये 8 मीटर हो गई, 12 मीटर हो गई और ये 20 मीटर हो गई। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा नाप दे। अब जैसे हम किसी मिस्त्री को बुलाते हैं घर पे, किसी मतलब सफ़ेदी या तो उसमें प्लस्तर अगर आना हो या टाइल कर लगानी हो, तो सीधे से क्या करता है वो कमरे में फ़ीता लेके नापना शुरू कर देता है। फ़ीता अगर छोटा होता है तो एक बारी में, 2 बारी में, 3 बारी में करके नाप लेगा, या 2 बारी में नाप लेगा, ऐसे नापेगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों नापनी है, तो हमें ऐसा फ़ीता बताना है जो तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को नाप दे, लेकिन होना चाहिए एक ही, चाहे उसको 2 बारी में नापना पड़े चाहे 3 बारी में नापना पड़े, फ़र्क नहीं पड़ता। अब तीनों में सबसे छोटी जो है लेंथ वो 8 मीटर की है।
अगर 8 मीटर का फीता लेते हैं तो इसको एक बारी में नाप देगा। इसके लिए डबल बार करना पड़ेगा, इसके लिए कम से कम 2 बार करना पड़ेगा क्यों 12 है। लेकिन हमें कॉमन नंबर ऐसा चाहिए तीनों का, चाहे इसको एक बारी में नापे चाहे 2 बारी में, चाहे इसको 3 बारी में नापे 4 बारी में, चाहे इसको 5 बारी में नाप दे, कितनी बारी में भी नापे लेकिन पूरा पूरा हो। ऐसा ना हो आखिरी में कुछ बच जाए। जैसे 8 मीटर का मान लो मैंने फीता लिया, इसको 8 मीटर मैंने यहाँ तक नाप दिया, फिर 4 मीटर बच जाएगा, उसको कैसे नापेंगे। तो इस तरीके का फीता नहीं होना चाहिए। जो भी हो ऐसा हो तीनों को बराबर बराबर नाप दे, चाहे 2 बारी में नाचे दे, तीन बारी में नाप दे इनको। तो जो फीता होगा हमारा वो इन तीनों मेजरमेंट से क्या होगा, छोटा ही होगा, क्योंकि इसको चाहे 2 बारी में 3 बारी में नापना पड़े, तो नापना तीनों को ही और एक ही फीते से नापना है। तो इसीलिए कंडीशन में क्या निकालेंगे, एस एफ निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो फीता होगा वो इन तीनों मेजरमेंट यूनिट से छोटा होगा। इनके करे मैंने गुणनखंड, 8 का करा 2 की पावर 3, 12 का करा 2 की पावर 2 3, 20 का करा 2 की पावर 2 5। एस निकालने का तरीका क्या होता है, तीनों में कॉमन, कॉमन कौन है 2, हाईएस्ट लोएस्ट पावर 3 है 2 है 2 है, लोएस्ट कितनी है 2, 2 लिखा, 2 दूनी 4, यानी जो हमारा फीता होगा वो 4 मीटर का होगा। 4 मीटर के फीते से इसको 2 बारी में करके नाप देंगे, इसको 3 बारी में नाप देंगे, और इसको 4 में इसका डिवाइड दे 5, इसको 5 बारी में करके नाप दिया जाएगा। इससे क्या होगा, फीते की कुछ भी लंबाई बचेगी ही नहीं। क्लियर। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो को पॉज करके बीच में इसका नोट कर लें। तो मिलते अगली वीडियो में। ओके बाय बाय।